हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 3 फरवरी 2021 के एमसीक्यूज़ रेडी है। आज के जो 10 एमसीक्यूज़ है वो स्पेशली बजट के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि आज की जो 10 एमसीक्यूज़ है वो इस साल का जो बजट है उसके ऊपर से बनाए गए हैं। आई होप कि आप सबने अभी तक हमारा जो बजट आया है वो पढ़ लिया होगा। तो चलिए हम उसके ऊपर से 10 क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट एंड सिंग्स when the dawn is still dark। ये यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है। Who among the following said this sentence? ये सेंटेंस किसने कहा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी जवाहरलाल नेहरू, सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर। ये सेंटेंस जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो जीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसका आंसर होगा सी रविंद्रनाथ टैगोर। अब बजट में ये इसका रेलेवेंस क्या है वो देखते हैं। तो जब बजट रिलीज किया गया तो उसके अंदर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये रविंद्रनाथ टैगोर का सेंटेंस जो है उसे कोट किया था। तो यहाँ पे ये जो कल के न्यूज़पेपर है उसके अंदर आप यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो देख सकते हैं, जिसके अंदर ये पूरा सेंटेंस लिखा गया है। यहाँ पे कहा है कि ये सेंटेंस किसने कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जीपीएससी के अंदर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कल का न्यूज़पेपर जो है उसका मेजोरिटी पार्ट सिर्फ बजट के ऊपर बेस्ड था, तो हम देखेंगे कि और क्वेश्चन क्या निकल सकते हैं। Second question, which of the following statement is or are correct about Union Budget 2021-22? First, it raised the limit for FDI, that is foreign direct investment, in the insurance sector. Second, it put emphasis on further disinvestment of certain PSEs, that is public sector enterprises. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 and 2। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यूनियन बजट के अंदर अर्ली ईयर जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है उसके लिए 49% एफडीआई की लिमिट थी, जिसे इंक्रीज की है 74%। तो हम देख सकते हैं कि इसके लिए एफडीआई लिमिट जो है वो इंक्रीज हो गई है। और यहां पे एक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है वो अनाउंस की गई है कि कुछ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऐसे है कि जिसका अभी मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, ऐसे सेक्टर को डिसइन्वेस्ट करेंगे। मतलब कि उसका कुछ हिस्सा जो गवर्नमेंट के पास है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस को दिया जाएगा। इट इज वन काइंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सो सेकंड इज करेक्ट, आंसर इज सी बोथ 1 and 2। अब ये जो है वो भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, जहां पे ये इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बताया गया है और गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है उसके बारे में भी बताया गया है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट यूनियन बजट 2021-22? फर्स्ट, गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय 10%, thereby increasing estimation of fiscal deficit to about 4% of GDP. Second, government aims to limit fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी सेकेंड ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब ध्यान से अगर आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि दोनों में से एक तो गलत है, क्योंकि यहां पे ये कहा गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ और उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट जो है वो जीडीपी के 4% होगी। और सेकेंड स्टेटमेंट में ये लिखा है कि 2025-26 तक गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को लिमिट करेगी। कितना लिमिट करेगी? 4.5%। तो जब लिमिट कर रहे हैं और यहाँ पे 4% लिखा है तो ये 4.5% मतलब कि ज्यादा कहाँ से हुई? तो मतलब कि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट तो गलत होना था। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब दोनों का आंसर जो है वो आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल में से मिलेगा।
तो यहां पे इस पैराग्राफ में लिखा गया है कि गवर्नमेंट इस साल भी फिस्कल कंसोलिडेशन की पॉलिसी जो है वो अपनाएंगे। अब उसके अंदर गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 10% इंक्रीज नहीं किया, इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 34.5%। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इंडिया की फिस्कल डेफिसिट जो है वो कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी? 6.8%। सो फॉर द ईयर 2020-21 गवर्नमेंट इज एस्टिमेटेड दैट फिस्कल डेफिसिट वुड बी 6.8% ऑफ द जीडीपी। लेकिन गवर्नमेंट उसको धीरे धीरे कम करेंगे। कितना कम करेंगे? तो यहाँ पे लिखा है कि बाय 4.5% बाय द ईयर 2025-26। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा बी, सेकंड ओनली। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट यूनियन बजट 2021-22? फर्स्ट, गवर्नमेंट हैज फर्दर इंक्रीज्ड the share of states in the divisible pool of taxes by 1% above the recommendations of the 15th Finance Commission. Second, states are permitted to borrow up to 4% of GSDP for 2021-22. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अब पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज जब 14th फाइनेंस कमीशन की हम बात करते हैं तो उन्होंने, आप सबको पता होगा कि डिविजिबल पूल ऑफ प्रॉफिट है उसमें से स्टेट के लिए हिस्सा रखा था 42%। जब 15th फाइनेंस कमीशन की बात आई तो उन्होंने इस शेयर को रिड्यूस किया था टू 41%। ये 1% जो डिडक्शन है वो नई यूनियन टेरिटरी जो बनाई गई है जम्मू एंड कश्मीर, उनके लिए रखा गया था। सो 15th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया था कि 41% डिविजिबल पूल ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने कोई चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि उसको इंक्रीज किया है, ये बात गलत है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि 2021-22 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि स्टेट का जो टोटल जीएसडीपी है उसके 4% वो बोरो कर सकते हैं। सो द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। तो ये भी कल के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे था, जहां पे लिखा गया है कि स्टेट्स अलाउड एनहांस 4% ऑफ जीएसडीपी बोरोइंग। तो यहाँ पे ये पूरी बात की गई है कि किस तरीके से फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो एक्सेप्ट की गई है और फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में बताया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट यूनियन बजट 2021-22? फर्स्ट, गवर्नमेंट हैज अलोकेटेड वन ऑफ द हाईएस्ट फंड्स to the railways since independence. Second, revenue receipts from the railways will reduce in the upcoming years as estimated by the government. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट के बीच में आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा। पहले स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि गवर्नमेंट ने रेलवेज को इतना फंड अलोकेट किया है कि जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से ये सबसे हाईएस्ट फंड है। अब जब रेलवेज को इतना सारा फंड मिलता है तो उसका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट में ये लिखा है कि उसका रेवेन्यू जो है वो रिड्यूस होगा, मतलब कि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट तो गलत हो सकता है। एंड इन दिस केस द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। दोनों के आंसर आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल में से मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि रिकॉर्ड अलोकेशन ऑफ रुपीज 1.1 लाख करोड़ फॉर रेलवेज, गवर्नमेंट ने इतना अलोकेट किया है फंड। तो इसकी वजह से रेवेन्यू रिसीट जो है वो कितनी होगी? तो अभी जो 1.46 लाख करोड़ है वो रेवेन्यू इंक्रीज होगा टू 2.17 लाख करोड़। तो मतलब रेलवेज की अपकमिंग ईयर्स में रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट था। Sixth question, which of the following statement is or are correct about Union Budget 2021-22? First, government has made provident fund contribution. Provident fund contribution more than rupees 2.5 lakh taxable under this budget.
सेकेंड, मैच्योरिटी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स दैट इज यूलिप्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है उसको टैक्सेबल बनाया है। मतलब काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि जो 2.5 लाख से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं वॉलंटरीली, तो ऐसा कंट्रीब्यूशन जो है वहाँ से इनकम ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि प्रोविडेंट फंड के ऊपर ऑलमोस्ट 8.5% जितना इंटरेस्ट मिलता है। तो ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो ये अर्लियर टैक्सेबल नहीं था, लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी टैक्स इम्पोज किया है। एंड सेम प्रोविजन इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन दी ULIPs दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, कि वहाँ पे भी अगर 2.5 लाख से ज़्यादा आप प्रीमियम पे करते हैं तो वो भी टैक्सेबल होगा एज सिमिलर टू द PF प्रोविजंस। और यहाँ पे लिखा है कि इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स, इसलिए ये गलत होगा। आंसर इज ए, वन ओनली। सो ये भी कल के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे था, जहाँ पे ये बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन PF कंट्रीब्यूशंस ओवर 2.5 लाख टू बी टैक्स्ड। तो इस पैराग्राफ के अंदर आपको प्रोविडेंट फंड के प्रोविजन मिलेंगे और यहाँ पे आपको जो इंश्योरेंस के बारे में प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है वो दिखेगा। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग CPSE मतलब कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस विल बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2021-22। मतलब कि अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो अनाउंस किया है, तो इनमें से कौन से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है जिसको डिसइन्वेस्ट किया जाएगा। फर्स्ट इज BPCL दैट इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेकेंड इज एयर इंडिया एंड थर्ड इज IDBI बैंक। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज D 1, 2 एंड 3। ये तीनों एंटरप्राइजेस जो है जिनको गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के अंदर डिसइन्वेस्ट किया जाएगा, इसके अंदर का जो हिस्सा है वो किसी प्राइवेट एंटरप्राइज को बेचा जाएगा, ताकि गवर्नमेंट यहाँ से पैसे जो है वो कलेक्ट कर सके और इस सभी एंटरप्राइजेस को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके। तो ये आपको शायद सेकेंड पेज पे मिल जाएगा कल के न्यूज़पेपर के अंदर, जहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन से एंटरप्राइजेस को डिसइन्वेस्ट किया जाएगा इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। तो यहाँ पे है BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, BEML, पवन हंस एंड नीलाचल इस्पात एंड निगम लिमिटेड। तो ये सभी एंटरप्राइजेस को डिसइन्वेस्ट किया जाएगा। 8th question, which of the following statement is or are correct about Union Budget 2021-22? First, it is proposed to make dividend payments to REIT, Real Estate Infrastructure Investment Trust, and InvITs, Infrastructure Investment Trust, exempted from TDS. TDS का मतलब होता है tax deducted at source. Second, tax exemption under interest of loan taken for affordable housing has been called off under this budget. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A, वन ओनली। सेकेंड इज इनकरेक्ट। अब पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो उनके द्वारा जो डिविडेंड दिया जाता है उस डिविडेंड के पेमेंट के ऊपर TDS कटता है। मतलब आप किसी को पेमेंट देते हैं उससे पहले ही आप उसके अंदर से टैक्स जो है वो डिडक्ट कर देते हैं। तो ये TDS जो है वो अभी एग्जेम्प्ट हो गया, मतलब कि आप ऐसे कोई भी डिविडेंड पे करेंगे तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इट इज़ नाउ एग्जेम्प्टेड। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। अब सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि जिन लोगों ने अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर अपना घर खरीदा है तो उस घर के ऊपर उन्होंने लोन भी ली है। अब उस लोन को पे करने के अंदर वो इंटरेस्ट भी पे करते हैं। तो ऐसा इंटरेस्ट जो है अगर वो 1.5 लाख तक इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो उनको इनकम टैक्स में से एग्जेम्पशन में मिलता है। मतलब इसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता
अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी होती है 1.5 लाख और उन्होंने ये 1.5 लाख इंटरेस्ट भी पे किया है, तो ये सामने सेट ऑफ हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए एक्सटेंड किया है। इट वॉज टू बी एंडेड दिस ईयर, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको और 1 साल एक्सटेंड किया है। और यहाँ पे लिखा है कि ये स्कीम जो है वो अभी बंद हो गई, इट हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब कि बंद हो जाना, तो इसलिए ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। आंसर इज ए, 1 ओनली। सो टैक्स स्लैब्स रिमेन अनचेंज। गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर टैक्स स्लैब के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया है। इनकम टैक्स के जो स्लैब है वो वैसे की वैसे ही रहे हैं। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो REIT एंड इनविट्स जो है उसके अंदर किस तरीके से चेंजेस किए गए हैं। और यहाँ पे आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे किस तरीके से एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया जाएगा। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स रेवेन्यूज will grow in the upcoming years as estimated in Union Budget 2021-22. First, corporate tax, second, income tax and third, customs collection. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 and 3। ये तीनों टैक्स के अंदर बढ़ोतरी होगी एज एस्टिमेटेड इन दिस बजट, कि ये टैक्स रेवेन्यूज जो है वो फर्दर इंक्रीमेंट उसके अंदर होगा। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कंपनीज के ऊपर लगता है, इनकम टैक्स जो है वो इंडिविजुअल्स के ऊपर लगता है, कस्टम ड्यूटी जो है वो इंपोर्ट के ऊपर लगता है। सो आंसर इज डी, 1, 2 and 3। तो ये भी आई थिंक सेकेंड पेज पे था कि टैक्स रेवेन्यू में ग्रो बाय 16.7%। तो ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू जो है वो इतना इंक्रीज होगा। ये जो अभी हमने 3 टैक्स देखे तो उसके अंदर आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि एवरेज जो है वो 22% की है। यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में डिटेल प्रोविजन दिए गए हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 22.65% इंक्रीज होगा, फिर इनकम टैक्स जो है वो एग्जैक्ट 22% इंक्रीज होगा, कस्टम कलेक्शन जो है वो 21.43% इंक्रीज होगा। 10th क्वेश्चन, लॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कोडिफाइड as proposed in the union budget? First, SEBI, that is Securities and Exchange Board of India. Second, depositories. Third is securities contracts and fourth is government securities. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2, 3, 4। ये तीनों से रिलेटेड जो कानून है उन सभी कानून को मर्ज करके कोडिफाई किया जाएगा। You should be aware about the difference between a law and a code. डिफरेंट लॉज को मर्ज करके जो बनता है उसे क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। जैसे आपने रिसेंटली एग्जांपल देखे होंगे कि सोशल सिक्योरिटी कोड है, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस और इंडस्ट्री लेबर के रिलेटेड जितने भी कानून हैं उन सभी को कोडिफाई किया गया है अंडर 4 मेन कोड्स। तो ये जो लॉज है उन सभी को मर्ज किया जाएगा, सेबी, डिपोजिटरीज, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो सेंटर टू अमालगमेट मार्केट लॉज इनटू सिंगल कोड। यहाँ पे ये चारों कानून की डिटेल्स दी गई है कि कौन से कोड्स को कोडिफाई किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 10 MCQs। इसके अलावा भी बजट के अंदर काफ़ी सारे प्रोविजन है। अगले कुछ दिन तक न्यूज़पेपर्स के अंदर इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आते रहेंगे और हम डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो डील करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।